हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतिष्ठा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल द जीएस में। तो इससे पहले हम शुरू करते हैं, मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। पिछले कुछ सालों की तैयारी में मैंने लोअर पीसीएस मेंस क्वालिफाई किया। उसके बाद मैंने यूपी टेट और सी टेट दिया। इसके अलावा मैंने यूपी टेट दिया और मैंने बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। इस साथ साथ मैं ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन का काम की जीएस फैकल्टी में। उसके अलावा मैंने ऑनलाइन टीचिंग भी की है और अब ये मेरा अपना यूट्यूब चैनल है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आएगा। उसके अलावा मैं आपसे एक और बात कहना चाहूँगी कि आपको यहाँ पे समझने पे ध्यान देना है। आपको कंटेंट कहीं भी मिल जाएगा, एक टॉपिक के आपको 10-10 पीडीएफ मिलेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर में चीज़ों को मैनेज करना है। तो यहाँ पे मैं समझाती चलूँगी, करंट के टॉपिक सब समझते चलेंगे। ठीक है, तो आज के टॉपिक पे आते हैं, कास्ट सेंसस एंड इट्स कंसिक्वेंसेस। तो अभी आपने देखा होगा कि कास्ट सेंसस ये जो टॉपिक है, ये पिछले 3-4 महीनों से न्यूज़ में बना हुआ है और ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल मुद्दा रहा है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि कास्ट सेंसस इज़ अ गुड थिंग और बैड थिंग, सो यू डोंट हैव टू गो वन लाइनर। आपको जो है कभी भी एक लाइन में जवाब नहीं देना है, आपको इसके मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट्स पे बात करनी है, उसके बाद अपनी बात रखनी है। तो हम फेवर में क्या बात करेंगे, कास्ट सर्वे जो हुआ है अभी बिहार में, जो जाति जनगणना हुई है और पूरे देश में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज इसकी डिमांड कर रही हैं। तो इसके फ़ायदे क्या हैं एज़ पर द गवर्नमेंट, जो इसके फेवर में बात करते हैं उनके हिसाब से कास्ट सेंसस से हमको जो है डाटा अवेलेबल होता है और वो डाटा हमको पॉलिसी मेकिंग में काम आता है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में काम आता है। हमारे नीति निर्माताओं को मदद मिलती है कि वो योजनाओं को बेहतर तरीके से बना सके, जो टारगेटेड ग्रुप हैं, जो वल्नरेबल ग्रुप हैं, उनको फोकस कर सकें और उनकी ज़रूरत के हिसाब से योजनाओं को बना सके। तो हमको डाटा कौन प्रोवाइड करता है, कास्ट सेंसस। तो ये जो है आपके फेवर में पॉइंट रहेंगे। इट हेल्प्स एंड असिस्ट गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट बॉडीज इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ठीक है, अब आइए कि आपके डिसफेवर में क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो ये जो है आपको पता होगा, जो प्रेजेंट बीजेपी गवर्नमेंट है वो इस चीज़ से बहुत बच रही है, अवॉइड कर रही है कास्ट सेंसस से। क्योंकि जो है आप जो जनरल ट्रेंड देखेंगे वो मोर देन 60% जो है वो आपको ओबीसी है। तो ये जो अब जब भी ये डाटा निकल के सामने आएगा तो ये जो ओबीसी पॉपुलेशन वो डिमांड करेगी मोर रिजर्वेशन की, कि हमको सरकारी नौकरियों में और आरक्षण दीजिए, या फिर जो जितने भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें हमको बड़े पदों पर रिजर्वेशन चाहिए। तो ये मौजूदा सरकार के गले की हड्डी बन सकती है। तो इसलिए बीजेपी सरकार इसको अवॉइड कर रही है। ठीक है, अब आते हैं कि और इसके साथ एक और बात कि जब भी कास्ट सर्वे होता है तो जो है कास्ट आइडेंटिटी जो है स्ट्रेंथन हो जाती है। ठीक है, तो जब आपकी कास्ट आइडेंटिटी स्ट्रेंथन हो जाती है तो हमारे सामाजिक समभाव के लिए बहुत अच्छी चीज़ नहीं मानी जाती है, क्योंकि वो यहाँ पे जो इंडिया में जो कास्ट है वो एक सिर्फ सोशल एलिमेंट नहीं है, उसके साथ साथ एक इमोशनल एलिमेंट उसमें अटैच है, एक भावनात्मक पहलू है। वो कहते हैं ना, जाति है कि जाति नहीं। तो वही बात है, आप सिर्फ जाति को सिर्फ एक सोशल आइडेंटिटी नहीं है, यहाँ पे लोग उससे इमोशनली अटैच्ड हैं। तो अगर आपकी कास्ट आइडेंटिटी स्ट्रेंथन होगी तो आपका सामाजिक समभाव कमज़ोर पड़ेगा, जो कि हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए भी सरकारें कास्ट सर्वे को अवॉइड करती हैं। तो अब हम आते हैं कि क्या ये पहला कास्ट सर्वे जो इंडिया में हुआ है, नहीं। इससे पहले इन ब्रिटिश रूल 1931 में हुआ था कास्ट सर्वे। ठीक है, उसके बाद इंडिपेंडेंट इंडिया में हमारा कास्ट सर्वे होता है 2011 में। हालांकि उसके डाटा अभी तक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। द डाटा ऑफ कास्ट सर्वे ऑफ 2011 सेंसस हैज़ येट नॉट बीन पब्लिश्ड, और उसको नाम दिया गया था सोशियो इकोनॉमिक सेंसस, कास्ट सेंसस का नाम नहीं उसको दिया गया था। और आप ये जो है विडंबना देखिए, कंट्राडिक्शन की, जो यूपीए की गवर्नमेंट 2011 में कास्ट सर्वे करती है वो अभी तक उसके डाटा को पब्लिक नहीं की है, सार्वजनिक नहीं की है। और वही कांग्रेस, वही राहुल गांधी बीजेपी से डिमांड कर रहे हैं कि आप जो है कास्ट सर्वे करवाइए। तो ये पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है। तो ठीक है, फिलहाल हम आते हैं अपने टॉपिक पे कि जो बिहार का कास्ट सेंसस हुआ है उसके मैं कुछ डेटा आपको देती हूँ और उसके बाद उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पे हम बात करेंगे, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो अभी जो रिसेंटली बिहार में कास्ट सर्वे हुआ है उसके डाटा के अकॉर्डिंग ईबीसी जो है, ठीक है, डाटा ईबीसी जो है आपका 36.01%, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट। उसके बाद ओबीसी पे आ जाइए 27.01%। फिर शेड्यूल्ड कास्ट 19%, शेड्यूल्ड ट्राइब 1%, शेड्यूल्ड ट्राइब 1%। उसके बाद जो जनरल होता है, जो अनरिजर्व कैटेगरी, यू आर अनरिजर्व्ड, वो है आपका मोर देन 15% समथिंग। ठीक है, ये है।
तो अब आते हैं कि इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये डाटा आपको काम आएगा, कहीं भी आंसर राइटिंग में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो ये इसको हम देखते हैं कि ईबीसी और ओबीसी मिलकर कितना हो जा रहा है, लगभग 63% से कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेजेस में हमने देख लिया कि जो है पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हेल्प मिलती है, ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। अब इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से मैं इसको हटा रही हूँ। तो अब देखते हैं ये डिसएडवांटेजेस क्या हैं। अब देखिए, अब आप देख पा रहे हैं कि जो है ईबीसी और ओबीसी मिलके कितना परसेंटेज बना रहा है, 63% ऑफ पॉपुलेशन। तो ईबीसी और ओबीसी मिलके जो 63% ऑफ द पॉपुलेशन बना रहा है, वो ये डिमांड कर सकते हैं कि हमको हमारे पॉपुलेशन में रिप्रेजेंटेशन इतना है, तो हमको रिजर्वेशन में भी उसी रेशियो में आप इंक्रीज दीजिए, ठीक है। तो ओबीसी इट में लीड टू डिमांड इन ओबीसी कोटा रिजर्वेशन, ठीक है। तो जो ओबीसी रिजर्वेशन अभी तक 27% की कैपिंग थी, जो हमारा 27% ओबीसी रिजर्वेशन है, वो कहीं ना कहीं इसकी संभावना है कि ये कास्ट सेंसस आने के बाद ये 27% के ऊपर इसकी मांग की जाए, इसको बढ़ाने की, ठीक है। सेकेंड, अब ये ओवरऑल रिजर्वेशन पे भी इफेक्ट डालेगा। जो हमारा ओवरऑल रिजर्वेशन 50% की कैपिंग है, जो कि इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, इसमें जो हमारा जजमेंट आया था कि जो ओवरऑल रिजर्वेशन है, ये जो है आपकी अपर लिमिट, ये लेस देन इक्वल टू 50% होनी चाहिए, ठीक है। रिजर्वेशन, ओवरऑल रिजर्वेशन आपका इससे कम होना चाहिए, ठीक है। इसको भी ये वॉयलेट करेगा अगर ये डिमांड सरकार एक्सेप्ट करती है ओबीसी कोटा में इंक्रीज की, रिजर्वेशन की, ठीक है। तो अब आते हैं इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये कहाँ से आ रहा है, इसका क्या बैकग्राउंड है। तो ये आप चलिए 35 साल पीछे चलिए, 1989 में, जो कि इंडियन पॉलिटिक्स का बहुत टर्निंग पॉइंट रहा। 1989 में क्या होता है कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट आती है। मंडल कमीशन क्या था, मंडल कमीशन एक आयोग था जिसको इसलिए इंटरेस्ट किया गया था कि वो ओबीसी के स्टेटस को चेक करे और उसके बारे में रिपोर्ट दे कि इनकी क्या स्थिति है, ठीक है। तो अब जो मंडल कमीशन रहती है, मंडल कमीशन 1989 में अपनी रिपोर्ट देती है सरकार को। मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में माना कि जो ओबीसी हैं उनकी स्थिति ठीक नहीं है और उनको रिजर्वेशन की ज़रूरत है। तो उनको सोशल और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के बेसिस पे रिजर्वेशन की बात की गई मंडल कमीशन में, ठीक है। तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट दी जाती है, उस समय वीपी सिंह की गवर्नमेंट रहती है 1990 में, और वीपी सिंह की गवर्नमेंट ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया। और मंडल, ये आज जो आप रिजर्वेशन देखते हैं 27% ओबीसी और ये सारा, ये इसकी जड़ यही है, मंडल कमीशन। और ये वीपी सिंह की गवर्नमेंट थी जो 27% ओबीसी आरक्षण को सरकारी नौकरियों में लागू करती है। और उस समय देश में भयंकर विरोध प्रदर्शन होते हैं, पूरा देश जल उठता है, दंगे फसाद होते हैं, लोग जिंदा तक जले थे, आत्मदाह किए थे, और जितने सवर्ण के बच्चे थे वो सब किताब कॉपी छोड़ के तख्ती पकड़ पकड़ के खड़े रहते थे, लाठी खाते, काफ़ी सारी चीज़ें हुई, मतलब पूरे देश में जो है अराजकता फैल गई थी, ठीक है। इस रिपोर्ट के आने के बाद ये जब लागू हुआ तो फिर फाइनली मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जो इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया कि जो आप रिजर्वेशन दीजिए, ठीक है, लेकिन रिजर्वेशन की जो लिमिट है एससी, एसटी और ओबीसी सब मिला के आपकी 50% से कम रहनी चाहिए। हालांकि ये अपर लिमिट वायलेट हो चुकी है, जब आपका ये आर्थिक पिछड़ा वर्ग आरक्षण आया है तो ये अपर लिमिट ऑलरेडी वायलेट हो चुकी है, ये 50% के ऊपर। लेकिन अगर फिर भी ओबीसी रिजर्वेशन में बढ़ोतरी की जाती है, जो कि ये कास्ट सेंसस आने के बाद ये डिमांड में आएगा ही आएगा, तो ये फर्दर और वायलेट होगी, ये जो 50% की लिमिट है। और बिहार लेजिस्लेचर ने तो कर भी दिया, इसको 75% आरक्षण कर दिया इसी सेंसस के बेसिस पे। तो ये बात है कि अगर आपका ये जो सेंसस जो है सार्वजनिक होता है तो ये सारी चीज़ें उसके कंसिक्वेंसेज में हो सकते हैं, और ये फिर बहुत बड़ी डिबेट छिड़ जाएगी, ठीक है। तो अब मैं बात करती हूँ कि अगर ऐसा होता है तो हमारा कैसे ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ना सिर्फ ये डिसएडवांटेज है इसका, बल्कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि देखिए हमारे संविधान में रिजर्वेशन की बात की गई है, बिल्कुल की गई है, ठीक है, लेकिन उसका जो बेसिस है वो सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है। जो आपके जो सबसे मार्जिनलाइज सेक्शन है, सबसे वल्नरेबल ग्रुप हैं, उनको आपको रिजर्वेशन देना है मेन स्ट्रीम में लाने के लिए। तो जो मोस्ट डाउनट्रोडन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उनके लिए रिजर्वेशन की बात की गई है हमारे संविधान में। और उस रिजर्वेशन का बेस क्या होगा, सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन, सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस,
जब भी ऐसा कुछ कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है तो आपको पता है कोर्ट्स या फिर सुप्रीम कोर्ट किसको प्रीफर करती है? भारत के संविधान को। वहाँ से वो रिफ़र करते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, कौन गाइड करेगा ऐसे मामलों में। तो जो है हमारे संविधान में ये चीज़ दे रखी है कि रिजर्वेशन का जो बेसिस है वो सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस होनी चाहिए। उसमें कहीं भी ये नहीं मेंशन किया गया है कि आपका ये ओबीसी 60% के ऊपर है, 63% ओबीसी ईबीसी है तो आप इनका रिजर्वेशन बढ़ा दिए। फिर तो आप फिर एसटी का इसमें कितना था? एसटी का अगर डाटा आपको याद हो तो एसटी का लेस देन नियर अबाउट 1% था। तो लेकिन आप खुद सोच के देखिए, जो एसटी होते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब, जो जनजाति होती हैं, वो तो हमारे मेन स्ट्रीम से बहुत बहुत पीछे हैं। तो उनको हमको मेन स्ट्रीम में लाना है, तो उनका रिजर्वेशन तो हमको इस हिसाब से तो सिर्फ अगर वो 1% पॉपुलेशन में तो इनका कम कर दीजिए और ओबीसी का ज़्यादा कर दिए। लेकिन ये कोई आधार नहीं ना हुआ रिजर्वेशन का। हमारे संविधान में दिया है कि आपको सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, जो कि सबसे ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब में होती है, अनुसूचित जनजाति जिसको कहते हैं, तो उस हिसाब से तो फिर आप ओबीसी का बढ़ा दिए, एसटी का घटा दिए, तो ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया ना सीधे सीधे। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर ये चीज़ होती है तो ये फिर फर्दर कोर्ट में चैलेंज की जाएगी, ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एसटी का 1% था, ओबीसी का 63। तो अगर इस तरीके से आप ओबीसी का बढ़ा देते हैं रिजर्वेशन, एसटी का कम कर देते हैं, तो ये जो है सीधे सीधे अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर बहस ही खत्म हो जाएगी, बात ही खत्म हो जाती है कि आप जो है मेजॉरिटी बेसिस बना के और रिजर्वेशन दिए। लेकिन जब ये कास्ट सेंसस होगा तो ये सारी चीज़ें होंगी और ये ऐसी ऐसी डिमांड्स होंगी, तो ये फर्दर सिचुएशन को और क्रिटिकल कर देगा, ठीक है। अब बात करते हैं रिजर्वेशन पे, ठीक है। आप अगर आपसे पूछा जाए कि रिजर्वेशन ठीक है या इसके क्या आपका क्या विचार है इस पे, तो देखिए रिजर्वेशन ठीक बात है, लेकिन रिजर्वेशन का जो बेसिस है उसको आपको कहीं ना कहीं मॉनिटर करने की ज़रूरत है। आपको जो ओबीसी में क्रीमी लेयर का जो स्ट्रेटिफिकेशन है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। ये जो हो रहा है कि ओबीसी में 2 पीढ़ी से सरकारी नौकरी पाए हैं, फिर तीसरी पीढ़ी भी आरक्षण का लाभ ले रही है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं गलत हैं। ये कहीं से भी फ्रूटफुल नहीं है कि आप जनरेशन बाय जनरेशन दिए जा रहे हैं। क्रीमी लेयर का जो एक लिमिट सुप्रीम कोर्ट ने लगाया था उसको स्ट्रिक्टली फॉलो की जाने की जरूरत है। आप एजुकेशन फ्री कर दीजिए, आप जो है कंसेशन दे दिए और चीज़ों में, लेकिन आप जो रिजर्वेशन दे रहे हैं उसका आधार जो है वो आर्थिक होना चाहिए, आर्थिक और सामाजिक पिछड़ापन, तो उसको कहीं ना कहीं देखे जाने की जरूरत है। आप आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन दिए, जो वेल टू डू सेक्शंस हैं उनको, वो किसी भी आपके कास्ट से आते हो उनको आप बाहर कीजिए, लेकिन जब आप रिजर्वेशन दे रहे हैं तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए कि वो डिजर्विंग लोगों को ही मिले, ठीक है। सिर्फ मेयर ऑन द बेसिस ऑफ ओबीसी एंड लाइक एससी एसटी रिजर्वेशन से देश का भला नहीं होने वाला है। अगर होने वाला होता तो इतने साल से रिजर्वेशन दिया जा रहा है, बहुत हालत बदल चुकी होती, ठीक है। और बात सिर्फ 10 साल की गई थी। और दूसरी बात देखिए, आप बात करते हैं कि आप विश्वगुरु बनेंगे, भारत विश्वगुरु बनेगा, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगी, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, ये कैसे होगा? आपका जो आप रिजर्वेशन दे रहे हैं तो उसमें जो अनरिजर्व कैटेगरी के अच्छे बच्चे हैं, मेरिटोरियस बच्चे हैं, वो तो आपका जो है प्रतिभा पलायन हो जा रहा है, वो चले जा रहे हैं, यहाँ पे उनको अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिल रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम मिल रही हैं, वो चले जा रहे हैं अपने यूएसए कनाडा, वहीं फॉरेन जाके सेटल हो जा रहे हैं, वहीं पे जॉब कर रहे हैं। तो आपका तो ब्रेन ड्रेन हो रहा है ना, आपका प्रतिभा पलायन हो रहा है। जो आपके बेस्ट माइंड्स थे वो आपके वहाँ ना रह के कहीं और जाके अपनी सर्विस दे रहे हैं, तो ऐसे कैसे आपका कंट्री ग्रो करेगा? आपके जो बेस्ट माइंड्स थे वो कहीं और जाके अपनी सर्विस दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिजर्वेशन है, आरक्षण है और उसका उनको नुकसान उठाना पड़ता है। तो आपको अगर क्वालिटी ऑफ वर्क चाहिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए, आप शिक्षा की गुणवत्ता की बात करते हैं, तो फिर आप नॉन मेरिटोरियस लोगों को ला के कैसे शिक्षा की गुणवत्ता ला सकते हैं? जहाँ पे भी आपको क्वालिटी ऑफ वर्क इंश्योर करना है वहाँ रिजर्वेशन नहीं है। देखिए आर्मी में रिजर्वेशन नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन नहीं है, मेरिट के बेसिस पे आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो ये सब सारे पॉइंट्स हैं। आरक्षण को पूरी तरह ख़त्म करना नहीं है, लेकिन उसके जो मापदंड हैं उसको आप बदलिए, उसको जो ओबीसी में क्रीमी लेयर का जो है सेपरेशन है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। उसके बाद अदर आप जनरल में भी जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन है उनको प्रॉपर तरीके से इंटीग्रेट कीजिए रिजर्वेशन में, और एक फिर से रीएनालाइज करने की ज़रूरत है हमारी जो भी रिजर्वेशन पॉलिसी है। आप पूरी तरह से ये नहीं कह सकते हैं कि बंद कर दिए या फिर जैसे चल रहा है वैसे भी मत चलने दिए। आपको कहीं ना कहीं उसमें एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि कैसे हम उसको और इफेक्टिव तरीके से बनाएं कि ताकि लोगों को उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिले और मिनिमम उसका लॉस मिले, ठीक है। तो ये
मैं होप करती हूँ कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कास्ट सेंसस एंड इट्स कंसिक्वेंसेस। इसमें आपके फेवर में ये है कि जो है आपको जो है पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हेल्प मिलती है, नीति निर्माताओं को मदद करता है कास्ट सेंसस। और नेगेटिव में ये है कि ये ओबीसी आरक्षण में बढ़ोतरी की मांग कर सकती है, जिससे आपकी जो है 27% की कैपिंग लिमिट से ये एक्सीड कर सकती है, और ये ओवरऑल 50% की लिमिट से भी ये फाइनली ऊपर जा सकती है। और दूसरी बात, ये सोशल हार्मोनी को डिस्टर्ब करता है कास्ट सेंसस। वही बात है, जब कास्ट आइडेंटिटी हावी हो जाती है तो फिर लोगों के बीच में से एक जो सामाजिक सद्भाव है वो कम होने लगता है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है, इसीलिए सरकारें अवॉइड करती हैं। तो ये इसके डिसफेवर में आपके पॉइंट्स हो गए, डिसएडवांटेजेस में हो गए, और ये पूरा आज का टॉपिक था। इसके अलावा मैं जीएस के एक टॉपिक को रोज़ कवर करूँगी, एंशिएंट हिस्ट्री से शुरू करके, और एक करेंट का टॉपिक आपका डेली का रहेगा, तो वो उस अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट बन जाएगी। ठीक है, मैं होप करती हूँ कि आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ हो, और आज के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी क्लास। ओके, बाय, टिल देन टेक केयर।